रविकांत जी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यदि कहें तो परचेजिंग पावर जब तक मध्य वर्ग के पास नहीं आएगी, इकोनॉमी का चक्का नहीं घूम सकता, एकदम शाश्वत सत्य है। 15 लाख को 14.5 लाख करोड़ रुपए नोटबंदी में बंद किए गए, जो इस देश की करेंसी का 97% हिस्सा थे, और आज 32.2 लाख करोड़, 3 दिन पहले की खबर है कि करेंसी मार्केट में रन कर रही है, लेकिन इकोनॉमी का चक्का नहीं घूम रहा है। यह स्पष्ट है कि करेंसी छोड़ने से नहीं हुआ। दूसरी चीज, इसके साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ साथ एक सामाजिक पर्सपेक्टिव भी है, सोशल पर्सपेक्टिव। उसमें दिख रहा है कि जो वंचित तबका है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, ट्राइबल्स हो, या नरेंद्र मोदी की सरकार के शब्दों में कहे तो जो 10% आरक्षण जो अपर स्ट्राटा में जो गरीब लोग हैं उनको दिया गया, तो वो जो गरीब तबका है, उस गरीब तबके के लोग ही ज्यादातर इन संविदा कर्मी के तौर पे किसी भी विभाग में, चाहे आर्मी हो, शिक्षा हो, या कोई और संस्थान हो, वो बहाली के लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इनके अंदर जो निराशा की भावना है, या इनकी यूथफुलनेस को एग्जॉस्ट करके जो शिक्षित बेरोजगारों की एक पूरी फौज बाजार में उतारी जा रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार को शांति से रहने देगी आने वाले समय में? देखिए, निराशा का तो दौर तब होगा जब नौकरियां रहेंगी। मुझे लगता है कि सरकार की और इस आइडियोलॉजी की पूरी रणनीति है कि लोगों के एस्पिरेशन खत्म कर दिए जाए। अभी तो ये 4 साल का है और सेना में है, वहां जरूरी है, इसलिए बाकी जगहों पर तो ये भी नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटीज में तो अब वो सारी जो पढ़ाई लिखाई है वो चलेगी अब आपके इससे वीडियो के जरिए, तो आप पढ़ाई वर्चुअल लिखाई की सारी बात कर रहे क्लासेस। हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे बिल्कुल। होम टाउन में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मनमोहन सिंह के टाइम में खुली थी, और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम आप सुनेंगे तो एक चवनिया कवि है, धरती की बेचैनी को बादल समझता है, उनके बड़े भाई साहब आप, जिनके बारे में कहा जाता है कि फर्जी डिग्री लेकर वाइस चांसलर बने हैं। लक्ष्मण जी भी जानते हैं इस बारे में कि पूरा प्रकरण क्या है। तो इस तरह के लोग यूनिवर्सिटी के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हर जगह इस तरह की अंधेरगर्दी है। क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन क्या होगा? देश जहां जा रहा है भाई, या तो लोकतंत्र बचे और संविधान बचे तो सॉल्यूशन निकल भी सकता है, लेकिन इस समय तो सीधा हमला संविधान पर है और लोकतंत्र पर है। आप तो परिस्थितियां देख ही रहे हैं, एक एक चीज, हर बात पर तो अब भावनाएं आहत हो रही हैं। तो ये जो पूरे आहत भावनाओं का जो समाज शास्त्र है उसको भी समझने की जरूरत है कि वो क्यों हो रहा है। इसके पीछे सारी वही रणनीति के सारे मुद्दे गायब हो जाए। तो बहरहाल जो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जो वंचित तबका है, जो गरीब तबका है, उसके एस्पिरेशन खत्म कर देना। पढ़ाई लिखाई होगी तभी तो वो नौकरियों के लिए सपना देखेंगे। अब आप यूनिवर्सिटी की फीस इतनी कर दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अध्यापक का वो मैसेज आपको याद होगा जितना वायरल हुआ कि 2 मजदूर राजस्थान से आते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, और ये कहते हैं कि हमने सुना था कि जेएनयू में बहुत कम फीस है इसलिए आए थे, लेकिन हम ये हुजूर नहीं दे सकते हैं तो हम एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। आज ये परिस्थिति कमोबेश धीरे धीरे सारे विश्वविद्यालयों में बन रही है। तो ये जो वंचित तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकेगा। और आप गांव में जाकर के बात करिए तो लोग कहते हैं साहब नौकरी है कहां? आप जो 4 वंचित साल तबके की की है बात कर रहे हैं। इसको भी खत्म कर गांव देंगे। में, गांव और छोटे शहरों में अच्छे अच्छे लोगों की स्थिति आज की तारीख में ये है कि वो दिल्ली छोड़ दीजिए, कोटा छोड़ दीजिए, वो लखनऊ, पटना, बनारस अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। ये हालत हो गई है, आर्थिक हैसियत ये हो गई है। बिल्कुल हो गई है, क्योंकि पिछले कोरोना के काल के बाद का अगर आप आंकड़ा देखें तो 84% लोगों ने कहा कि हमारी आमदनी घटी है। दूसरी तरफ इसी देश का जो उच्च तबका है उसके, और जो खास करके कारपोरेट घराने हैं, उनकी आमदनी 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 53 लाख करोड़ हो गई, बस 2 गुने से ज्यादा। और उसमें मेडिकल कंपनीज को देखिए, 5-5 गुना उन्होंने लाभ कमाया। ये तब जब देश में इतनी बड़ी आपदा थी, और 104 से शायद 140 तो अरबपति हो गए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आंकड़ा मेरा, लेकिन अरबपतियों की संख्या बढ़ी है इतनी तेजी से इस देश में, और गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। तो जो असमानता की खाई जो लगातार चौड़ी हो रही है, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये स्थिति बड़ी भयावह होगी और बहुत विस्फोटक होगी। तो इसलिए इस पर धर्म का जो पूरा आवरण है वो चस्पा कीजिए, रोज भावनाएं आहत का
वो चलाइए, आप कैंपेन चलाइए ताकि लोग भूले रहें, उनके एस्पिरेशन खत्म कर दीजिए धीरे धीरे कि वो उनको पढ़ना ही नहीं है, क्या करेंगे क्योंकि नौकरियां नहीं है। तो ये स्थितियां इस देश में पूरे तरीके से बन रही हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इस देश की पूरी आप भावनाओं को बंधक बना लिया गया है, एक जगह से चल रहा है। वो जो नागपुर है, नागपुर से ही सारी चीजें चल रही, इस देश में वही सारी सारी जगह लागू होंगी। बाकी आम आदमी क्या सोच रहा है, किसान क्या सोच रहा है? किसान ने 13 महीने किया ना आंदोलन, नौजवान ने कितनी लाठियां खाई है। इसी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जो 69,000 भर्तियों में आरक्षण नहीं दिया गया था, कितने नौजवान यहाँ सड़क पर लंबे समय तक बैठे रहे। बाद में उनको चुनाव के पहले कहा गया कि साहब लागू करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो रात दिन तो लगातार चला जा रहा है लोगों को, और उसके बाद ये बम्बार्डमेंट हो रहा है धर्म का कि कब किस बात पर भावनाएं आहत हो जाएं। और इसी में इस पूरे देश के लोगों को फंसा दिया है। कोई मुद्दा नहीं है रोजगार का, गरीबी का, बेकारी का, महंगाई का। अब आप देखिए 50 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ा है, कहीं कोई बहस हुई, कहीं कोई आया? एक कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष के एक दो लोग और आए होंगे, लेकिन क्या जनमानस में उस तरह की बेचैनी है? उसको ये है विक्की, आजकल ब्रेक में फोन पे लूडो खेलता है, लेकिन सबको लगता है अपने पैसों को जीरो करता है। बॉस एमपीएल है या जीरो एंट्री फीस और बोनस कैश से खेलो, बन जाओ हीरो। एमपीएल जीरो से हीरो फेस्टिवल, जीरो पैसे से खेलो, लाखों इनाम जीतो। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। उसको लगा कि नहीं साहब सिलेंडर ना सही तो हम लकड़ी से काम चला लेंगे। ये हालत बना दी है, लोगों की मानसिकता इस तरह की बना दी है कि नहीं साहब कुछ हो नहीं सकता है। तो वहां आप कैसे उम्मीद करेंगे कि 5 साल के बाद परिवर्तन होगा या 2 साल के बाद परिवर्तन होगा? और चुनाव के समय जो होता है वो हम लोग देखते ही हैं। जी, अजय शुक्ला जी,